एपिसोड 1084। इबादत पूरी तरह से दंग रह गई। वो लड़खड़ा गई, लेकिन तभी दानिश ने उसे कंधे से संभालते हुए कहा, संभालो खुद को। लेकिन इबादत की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सिसकते हुए बोली, वो मर चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो मेरा सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त था। उसके अलावा मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि उसमें मुझे सब कुछ मिल गया था। और आज वो इस दुनिया से ऐसे चला गया। ऐसे नहीं जा सकता। उसे एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। अभी तो हमारी कॉफी भी उधर थी। अभी तो हमने साथ में कॉफी भी नहीं की। ये सब बोलते हुए वो रोने लगी। तब दानिश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें किसी से इतनी भी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए कि उसके जाने से इतनी तकलीफ हो। जो दुनिया में आए हैं वहां से जाना ही पड़ता है, बस वजहें अलग होती हैं। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो अदांशी को कौन संभालेगा? वो तो तुम्हें ऐसे देखकर खुद भी बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन इबादत बस रोती जा रही थी। अगले ही पल दानिश ने उन ऑफिसर से सर्द लहजे में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी है उसे हमें जरूर बताएगा। सभी ऑफिसर्स ने तुरंत सिर हिलाया, जिसके बाद दानिश ने इबादत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे कार की तरफ जाने लगा। लेकिन इबादत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं उसकी लाश के आने का इंतजार करूंगी। मैं उसके अंतिम संस्कार में रहना चाहती हूँ। लेकिन दानिश ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। तुम हमारे खानदान की बहू हो, ऐसे किसी गैर के अंतिम संस्कार में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। इबादत रोते हुए बोली, पर वो मेरा दोस्त था डैड। दानिश ने गुस्से से कहा, था, अब नहीं है। अब उसे जहां जाना था वो जा चुका है। किसी गैर की लाश के अंतिम संस्कार में रहकर ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप घर चलो और खुद को संभालो। ये कहकर वो उसको लेकर सीधा कार की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ दक्ष का रूम। सोफे पर बैठी नाज अपने फोन में कुछ कर रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने फोन साइड में रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही वो एकदम रुक गई। सामने अद्राक्ष अपनी गोद में कपकेक को लिए खड़ा था। कपकेक उसके सीने से लिपटा हुआ सो रहा था। नाज हैरान होकर बोली, तो ये तुम्हारे पास सो रहा था? मैं इसे मॉम के कमरे में ढूंढने गई थी। ये कहते हुए उसने अद्राक्ष को अंदर आने का इशारा किया, लेकिन अद्राक्ष ने ठंडी आवाज में कहा, आप इसे ले लीजिए, मुझे आपके रूम में नहीं आना। नाज रुक गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अमम, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम्हारे मॉम डैड का कमरा है, तुम तो पूरे हक से आ सकते हो। लेकिन अद्राक्ष ने सीरियस आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता। आपके जाने के बाद मैंने इस कमरे में आना छोड़ दिया था, इसलिए आपके आने के बाद भी मैं इस कमरे में नहीं आऊंगा। ये कहकर उसने कपकेक को उसकी गोद में दे दिया। नाज जल्दी से बोली, बेबी, तुम्हारे डैडी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मुझे अकेले बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास नहीं रहोगे? अद्राक्ष के चलते कदम रुक गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा, आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं हैं जो कुछ समय अपने पति से दूर नहीं रह सकती। आपको पता है मैं आप दोनों के बिना अकेले कैसे रहा हूं। नाज बिल्कुल चुप रह गई। वो अद्राक्ष की आंखों में भरे उस ठंडे खालीपन को देखती रह गई। अद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, ये अभी बच्चा है, इसलिए मैं इसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया है। हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं होगा। नाज की आंखों में आंसू भर गए। अद्राक्ष वहां से चला गया। नाज बस उसे देखती रह गई। इधर नीचे हॉल में अंतरा बैठी गेट की तरफ देख रही थी। तभी उसे कार रुकने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दबाजी में गेट की तरफ गई। दानिश इबादत को लेकर अंदर आ रहा था। रो रोकर इबादत का बहुत बुरा हाल था। उसे ऐसे रोते देख अंतरा तुरंत उनकी तरफ बढ़ी और घबराकर बोली, इबादत बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अंतरा को देखते ही इबादत तुरंत उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। वो आग में जल गया। अंतरा शॉक्ड होकर बोली, क्या? पर तुमने तो कहा था कि वो घर में नहीं था, फिर वो कैसे जल गया? दानिश, ये सब क्या है? दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब हम वहां पहुंचे तब तक लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। अंतरा ने जल्दी से इबादत के सिर को सहलाया और बोली, शांत हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। खुद को संभालो। लेकिन रोते हुए इबादत ने कहा, वो मेरा इकलौता दोस्त था और उसके साथ ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मॉम। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अंतरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिसे जाना था वो चला गया। हम उसकी याद में सिर्फ रो सकते हैं। मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगी, लेकिन प्लीज तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी है। अगर दशी तुम्हें ऐसी हालत में देखेगी तो वो खुद भी रोने लगेगी। दानिश ने ठंडी आवाज में कहा, एग्जैक्टली, मैं भी इसे यही समझा रहा हूँ, पर यह समझने को तैयार नहीं है। इतना भी गैर मर्द के लिए क्या रोना? इबादत बिल्कुल चुप रह गई। तभी अंतरा गुस्से से बोली, दानिश, आपकी नजर में तो पति के अलावा हर इंसान गैर मर्द ही होता है। दोस्ती भी एक रिश्ता होती है इस दुनिया में जो बहुत मायने रखता है। लेकिन दानिश ने गुस्से से कहा, नहीं, मेरे लिए लड़कों से दोस्ती रखने के कोई मायने नहीं है। पति के साथ दोस्ती रखो, पति के साथ प्यार बढ़ाओ, जो भी करना है पति के साथ करो।
किसी गैर मर्द के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मर गया है तो उसे जाने दो, उसके लिए अब इस घर में एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ वो वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। इधर इबादत अब बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अंतरा भी खामोश थी, पर कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, दानिश नाराज हो रहे हैं इबादत। प्लीज कम से कम दानिश के सामने तुम ऐसे रिएक्ट मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है दानिश को ये सब पसंद नहीं है। इबादत ने अपना सिर हिलाते हुए सरकास्टिक लहजे में कहा, हाँ मुझे पता है। इस घर में हर चीज सिर्फ पति के लिए ही की जाती है, फिर पति चाहे आपको कुछ समझे या ना समझे। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं अब गलती से भी आप सबके सामने रोहन के लिए नहीं रोने वाली। इसी के साथ वो दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं अंतरा ने अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा, दानिश भी ना बिना ये सोचे कि सामने वाला किस हालत में है कुछ भी बोल देते हैं। अब मुझे ही इनसे बात करनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। इधर इबादत वॉशरूम में जाकर चेंज करके वापस आए। हालांकि उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर वो बिल्कुल चुप थी। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। अदांशी पहले ही सो चुकी थी। इबादत ने धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने रोहन के साथ बिताए हुए पल आने लगे। उसी के साथ फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते रोते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हमारा साथ यहीं तक था रोहन। तुमने एक दोस्त होने के नाते मेरी बहुत मदद की थी। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी, तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। ये कहते हुए वो चुप हो गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। इबादत चौंक गई। उसने गेट की तरफ देखा तो एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर की तरफ बढ़ी। इबादत तुरंत शॉक्ड होकर बोली, दर्श तुम वापस आ गए। दर्श अपना कोट उतारते हुए तिरछी स्माइल के साथ बोला, क्या आप मेरे इंतजार में थी? ये सुनते ही इबादत की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ी और दौड़ते हुए दर्श के सीने से लिपट गई। दर्श ने भी अगले ही पल इबादत को कसकर बाहों में भरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड सीनियर? आर यू ओके? आप रो क्यों रही हैं? क्या आप मुझे मिस कर रही थी? आई एम सॉरी, मैं इस बार काफी देर से आया क्योंकि मुझे आपको थोड़ा तड़पाना था, पर शायद आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही तड़प रही हैं। सॉरी, मैं अब ऐसे नहीं जाऊंगा। अब रोना बंद कीजिए। ये कहकर उसने उसके आंसू पोंछने शुरू किए। लेकिन तभी इबादत सिसकते हुए बोली, रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मर गया है। अचानक दर्श के हाथ जो उसके आंसू पोंछ रहे थे रुक गए। वो ठंडी निगाहों से इबादत को देखते हुए बोला, तो क्या ये आंसू मेरे लिए नहीं बल्कि उस इंसान के लिए है? इबादत सिसकते हुए बोली, उसके घर में आग लग गई थी और उसी आग में वो जल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दर्श, वो मेरा इकलौता दोस्त था। उसने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर वो फिर से दर्श के सीने से लिपट रोने लगी। दर्श ने उसकी आंखें बंद होती देख गहरी सांस ली और बोला, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जो चला गया उसे जाने दीजिए। जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए। ये कहकर उसने इबादत के बालों पर किस किया और उसे लेकर सोफे के पास गया। जरूर आपने डिनर भी नहीं किया है, राइट? दर्श ने सॉफ्टली पूछा। तो इबादत सिसकते हुए बोली, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। मुझे अभी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन दर्श उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और बोला, नहीं सीनियर, आपको खाना ही पड़ेगा वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इबादत अब चुप हो गई। दर्श ने हल्की स्माइल के साथ उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा, इट्स ओके सीनियर, अब आप सब कुछ भूल जाइए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस चुपचाप डिनर कीजिए। लेकिन तभी इबादत ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा घर तुम्हारे लिए परेशान था। दक्ष तुम्हें ढूंढने गए थे, तुम कहाँ चले गए थे? दर्श ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बस कुछ अधूरे काम पूरे करने गया था। इबादत ने कंफ्यूजन में कहा, ये क्या बोल रहे हैं दर्श? अब कौन से ऐसे काम अधूरे थे जिन्हें तुलको फेस्टिवल के दिन ही पूरे करने थे? यू नो वॉट, डैड बहुत नाराज हो रहे थे। यहाँ उनके कुछ खास गेस्ट और प्रेसिडेंट आए थे। तुम्हारे ना होने पर वो तुमको बारे में भी पूछ रहे थे। दर्श ने वापस से इबादत को खिलाते हुए कहा, इट्स ओके, मैं उनसे पर्सनली जाकर मिल लूंगा। फिलहाल के लिए आप डिनर कीजिए। देखिए ना, मेरे बगैर आपने कैसी हालत बना ली है, पर मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि आप मेरी वजह से नहीं रो रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपके रोने से भी मुझे सुकून मिल रहा है। ये सुनते ही इबादत एकदम से चौंक गई और उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगी। इधर दक्ष कमरे के अंदर आया तो नाज जल्दी से सोफे से खड़ी होती हुई बोली, दक्ष आप आ गए। मैंने थोड़ी देर पहले दर्श की कार की आवाज सुनी थी, दर्श घर आ चुका है। दक्ष ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, वो मुझसे मिला था। नाज ने कंफ्यूजन में कहा, लेकिन वो कहाँ था? इबादत उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी, पर चलिए अच्छा है कि वो टाइम पर वापस आ गया। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी टाई को ढीला करने लगा। नाज ने कंफ्यूजन में कहा, दक्ष सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ सोच रहे हैं शायद। तभी दक्ष ने कपकेक को देखते हुए कहा, लिटिल डेविल आज बहुत जल्दी सो गया। नाज ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ क्योंकि अपने भाई के पास जो सोया था, अपने भाई की गोद में इसे बहुत अच्छी नींद आए।
दक्ष हल्के से मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी नाज ने कहा, दक्ष, आप मेरी बातों को टाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। प्लीज मुझे जवाब दीजिए। दक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ज्यादा सोच रही हो। सो जाओ। पर तभी नाज ने कहा, नहीं, मैं आपके लिए डिनर गर्म करके लाती हूँ। आप बिना डिनर के ही चले गए थे। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। पर दक्ष ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम सो जाओ। ये कहकर वो फिर से जाने लगा। लेकिन नाज ने कहा, दक्ष, मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे नाराज हैं भी या नहीं। क्योंकि कभी कभी आप मुझसे इतने प्यार से पेश आते हैं, हर चीज अच्छे से समझाते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन फिर आप बेरुखी दिखाने लगते हैं, मुझसे मुंह फेर कर चले जाते हैं। आपकी ये बेरुखी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी ये बात सुनकर दक्ष के हाथों की मुट्ठी बंद हो गए, लेकिन उसने बिना किसी भाव के कहा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए। वरना अगर पर्सनली देखा जाए तो मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। नाज चिढ़कर बोली, ओ रियली? अगर आपने मुझे माफ नहीं किया है तो आप मेरे साथ सोना क्यों चाहते थे? दक्ष का चेहरा एकदम डार्क हो गया। वो उसे गुस्से से देखने लगा। नाज भी उसे देखती रही। दक्ष ने दांत पीसकर कहा, तुम मेरी बीवी हो, क्या मेरा तुम पर हक नहीं बनता? नाज हैरान होकर बोली, तो इसका मतलब आप सिर्फ फिजिकली हक रखना चाहते हैं, इमोशनली या मेंटली आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है? दक्ष ने गुस्से में कहा, एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मुझे सिर्फ तुम फिजिकली चाहिए। और हाँ, सोने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मौका अच्छा है कि हमारा बेटा पहले ही सो चुका है। इसी के साथ वो वॉशरूम में चला गया और नाज बस उसकी बात सुनती रह गई। अंडस को क्या होगा अब आगे? क्या लाएगी तूफान दर्श और इबादत की जिंदगी में? क्या छुपा रहा है दक्ष नाज से? क्या दानिश जानता है दर्श के असलियत में गायब होने का राज?